जामे सनती अदाद शुमार और मार्की तौक़्क़ात की बुनियाद पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकनॉमिक परफॉर्मेंस में गुज़श्ता 2 माह में बेहतरी आना शुरू हो गई है। ज़राअत ने साल की दूसरी छमाही में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने में एक अहम उनसर बना रहा। हम तमाम चीनी कारोबारी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो पाकिस्तान में हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन, कारपोरेट फार्मिंग और ज़राअत के हवाले से तहकीक, ग्रीन एनर्जी, तालीम और मवासलात में सरमायाकारी करें। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक खुशहाल हों और हमारी मईशत बेहतर हो। सबसे पहले मैं चीन में दोबारा आकर बहुत खुश हूँ और ये मेरे लिए गोया दूसरे घर की तरह है। 4 तब्दीलियाँ हैं जो मैंने देखी हैं और सभी बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ हैं। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पेशगोई की गई कि सनत के जामे अदाद-ओ-शुमार और मार्केट की तवक्कुआत की बुनियाद पर गुज़श्ता 2 माह में पाकिस्तान की मुल्की इक़्तिसादी कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पेशीन गोई की गई कि माली साल 2023-24 यानी जुलाई 2023 से जून 2024 के लिए पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार यानी GDP की शरह नमू पिछले माली साल के 0.3% से बढ़कर 1.9% हो जाएगी। ADB ने पेशीन गोई की कि पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता माली साल के 29.2% से कम होकर इस माली साल में 25% रह जाएगी। जामे सनती अदाद-ओ-शुमार और मार्केट की तवक्कुआत की बुनियाद पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकनॉमिक परफॉर्मेंस में गुज़श्ता 2 माह में बेहतरी आना शुरू हो गई है। अगर पिछले 2 महीनों की कारकर्दगी देखी जाए तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगर उसमें देखा जाए तो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें पार्ट समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए डॉलर्स की स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए, और जाहिर सी बात है आप इंटर मार्केट और आप बैंक रेट में देखें तो खासा डिफरेंस है तकरीबन 25 से 30 रुपए का। अब गवर्नमेंट की उन मेजर्स की वजह से वही जो डिफरेंस था ओपन मार्केट में और इंटर बैंक डॉलर के रेट में तकरीबन 2 से 4 रुपए रह गया है। मईशत में बहाली इसलिए सामने आ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत कलील मुद्दती मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक्तसादी बहाली के इक़दाम पर अमल पैरा है और अफरात ज़र के दबाव को रोकने के लिए पॉलिसी, इंतज़ामी और इमदादी तौर पर हुकूमत अमल दरामद कर रही है। 2-3 जो हैं गवर्नमेंट ने अच्छे डिसीजन लिए हैं। एक तो पहला कि उन्होंने इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो गया है। आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक मार्केट इज गोइंग ऑल टाइम हाई विच इज़ अ गुड सिग्नल। नंबर 2, जो गवर्नमेंट ने मेजर लिया था, मेरे से जो प्रीवियस साहब थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट ने जो क्रैकडाउन शुरू किया डॉलर पे, उससे ये हुआ कि जो इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट का रेट है इट हैज़ कम डाउन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये पहले होना चाहिए था, बाद में आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन तीसरा, हमारी जो इकॉनमी है जो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, वो अब कुछ शो कर रही है कि उसमें साइंस ऑफ रिकवरी आ रहे हैं। स्टेबिलिटी अभी दूर की बात है बट साइंस ऑफ रिकवरी आर वेरी मच देयर विच इज़ अ गुड थिंग। और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो गवर्नमेंट को मेंटेन रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। सनती लिहाज से पाकिस्तानी ज़राअत ने साल की दूसरी छमाही में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को मुस्तहकम करने में एक अहम फैक्टर बना। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक पहली बार पाकिस्तान की चावल की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर जाने की तवक्को है। पाकिस्तान में इस साल चावल की फसल वाफर मिकदार में हुई है और बरामदात के लिए काफ़ी स्टॉक मौजूद है। मज़ीद ये कि भारत की जानिब से चावल की मुल्की बरामदात पर पाबंदी के बायस बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तानी चावल की मांग में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया ने हाल ही में पाकिस्तान से 90,000 टन चावल दरामद किए हैं। उसमें नसीब मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हम एक अग्रेरियन कंट्री हैं और बड़े फख्र से हम बताते हैं कि हम ज़राई मुल्क है हमारा, जो कि मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था जो गंदम एक्सपोर्ट करता था और हम पूरे एशिया को गंदम खिलाते थे। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था जो मिल्क प्रोड्यूसर था।
पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था जो शुगर प्रोड्यूसर था। तो अगर माजी में, ये कुछ ज़्यादा दूर बात नहीं है, 90s लेट 90s की बात है। तो अगर उस वक़्त हमारे पास ये रैंकिंग थी या ये हमने दुनिया में अपना रोल अदा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आज फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करके दोबारा से अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड को दे सकते हैं। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री से भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान की कपास की पैदावार तकरीबन 3.93 मिलियन गांठें थी, जो कि साल ब साल के हिसाब से 80% ज़्यादा है। ख़ास तौर पर फंडिंग में कमी के पेश नज़र कपास की पैदावार में ये इजाफा, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक अहम मवाद है, पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत इशारा है। ताहम अभी भी ज़रई बरामदात में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने किसान को एजुकेट करें। जब तक आप अपने किसान को एजुकेट नहीं करेंगे, आप किसान को मार्केट से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप किसान को जो एग्री टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लार्ज मतलब के बड़े-बड़े जो जिम्मेदार हैं उनको वो जो एग्री टेक्नोलॉजी है उसके जो मुस्बत असरात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसान को एजुकेट करना ये सबसे जरूरी है। मुझे याद है बचपन में यूनियन काउंसिल लेवल पे जब कभी फर्टिलाइजर जो था इसको ये नई नई मार्केट में आई तो किसानों को राग़ब करना था, तो यूनियन काउंसिल लेवल पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते थे और किसानों को बताते थे कि खाद का फायदा क्या है, इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो 1 एकड़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इतनी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमें वही काम करना चाहिए और ये मिसिंग लिंक है। किसान हमारा मार्केट के साथ लिंक नहीं है और वो जो मिडल मैन है वो मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जब किसान के हाथों से ले जाता है, तो वो मिडल मैन का रोल भी खत्म करना चाहिए। तो किसान की एजुकेशन जो बहुत जरूरी है। मजमूई तौर पर मुतादिद कोशिशों के बाद पाकिस्तान की मुल्की मईशत ने बेहतरी के आसार दिखाए हैं, ताहम पाकिस्तान को अब भी दीगर चैलेंजेस का सामना है। मिसाल के तौर पर तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे से अफरात ज़र में इजाफा मतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में ये भी जाहिर किया गया है कि पाकिस्तानी मईशत को रवां माली साल में आलमी सतह पर इक्तसादी तरक्की में सुस्त रवि का सामना है। मईशत को कैसे मुस्तहकम किया जाए, मुख्तलिफ सनतों के इस्तेहकाम और बहाली को कैसे फ़रोग दिया जाए और रवां माली साल के बकिया वक्त में हकीकी बहाली कैसे हासिल की जाए, ये सब के लिए अब भी एक इम्तिहान है। I have closely watched China, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया। मैं पिछले महीने इंडोनेशिया गया हुआ था। यूएई, कतर, टर्की, पोलैंड। इन इकोनॉमीज ने किया क्या? इन इकोनॉमीज ने अपनी खवातीन को एजुकेट किया और आज देखें चाइना में जहाँ पर 1978, 1979 में पावर्टी लेवल बड़ा हाई था, आज चाइना में पावर्टी लेवल 0 है। 99% ऑफ चाइनीज फीमेल्स आर एजुकेटेड। ये शो करता है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको अपनी फीमेल्स को एजुकेट करना बड़ा सख्त ज़रूरी है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी जितनी भी रिस्पेक्टेबल ख़वातीन है पाकिस्तान में कि आपको अब लीड लेनी होगी। चौथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिम पाकिस्तान ज़री फोरम नवंबर में कामयाबी के साथ मुनाकिद हुआ। इस साल फोरम का मौजू मुआशी खुशहाली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार ज़राअत है। दोनों ममालिक के कई मारूफ साइंसदानों और ज़री माहिरीन ने शिरकत की ताकि ज़री तावन और ऑफलाइन तबादलों को फ़रोग़ दिया जाए। आइए तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। चौथे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI चीन पाक ज़रई फोरम का एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान ने किया है। कई मारूफ साइंसदानों और ज़रई माहिरीन ने 80 से ज़्यादा बामाहनी तकारीर की। इन सब माहिरीन का ताल्लुक मुतल्लिक़ ज़रई यूनिवर्सिटियों और इदारों जैसे UAF, PMAS, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी, हुआचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, सिंकियांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह से है। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कोसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि माजी करीब में ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और दीगर शोबों समेत मुख्तलिफ शोबों में चीनी इदारों के साथ 20 से ज़ायद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी से तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ होगा। उनका मजीद कहना था कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है।
جس کے لیے ہمیں کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ اس پر چوتھے BRI چین پاک زرعی فورم ہواچنگ زرعی یونیورسٹی چائنا نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد اور ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ تعلیمی تعاون اور طلباء کے تبادلے کے پروگرام کے لیے الگ الگ مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ These agreements are the student exchange agreements. ان معاہدوں کے تحت 5 طلباء مکمل طور پر فنڈیڈ اسکالرشپ حاصل کریں گے۔ اس اسکالرشپ پر 5 طلباء پاکستان سے چین اور 5 طالب علم چین سے پاکستان جا سکتے ہیں۔ وہ طے پائے گئے ایکسچینج پروگرام کے تحت 1 سال کے لیے پارٹنر یونیورسٹیوں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس مفاہمت نامے کے بعد محکمہ زراعت غذائی تحفظ کو برقرار رکھنے اور قومی معیشت کو سہارا دینے کے مشن پر پوری تندوہی سے کام کر رہا ہے۔ زراعت کو لاگت سے مؤثر بنانے اور کسانوں کی فلاح و بہبود اور پیداوار کے امکانات کو برقرار رکھنے کے ساتھ قومی سطح پر علم کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ Now we entered into second phase, which is focused towards industrialization. اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جس میں تمام تر توجہ صنعت کاری پر مرکوز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ستمبر 2023 میں اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ زراعت، صحت کی دیکھ بھال، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے چین کا دورہ بھی کیا۔ میں نے بہاولپور اور سیالکوٹ کی چینی شہر ہواچونگ اور چونگ بے کے ساتھ دوستی پر مبنی تعلقات کے قیام کے لیے مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ہم تمام چینی کاروباری اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہمارے اسپیشل اکنامک زونز، کارپوریٹ فارمنگ اور زراعت کے حوالے سے تحقیق، گرین انرجی، تعلیم اور مواصلات میں سرمایہ کاری کریں۔ میری خواہش ہے کہ دونوں ممالک خوشحال ہوں اور ہماری معیشت بہتر ہو۔ Today, I want to talk something about Chinese vegetable. حالیہ عرصے میں چین کی سبزیوں کی صنعت مستحکم رہی اور صنعت کے پیمانے میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلا یہ کہ چین کی سبزیوں کا پیداواری پیمانہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرا یہ کہ 2022 میں چین کا سبزیوں کی بوائی کا رقبہ تقریباً 22.375 ملین ہیکٹر رہا، جس میں 1.77% کا اضافہ ہوا ہے، اور سبزیوں کی پیداوار تقریباً 79,99,72,200 ٹن ہے، جو کہ 3.16% کا اضافہ ہے۔ تیسرا یہ کہ چین کے سبزیوں کی بوائی کے علاقے اور پیداوار میں سال بہ سال اضافہ ہوا ہے۔ The development of facility vegetables. چین کی سبزیوں کی صنعت میں نئی تجارتی ترقی کے اعتبار سے فیسلٹی ڈیولپمنٹ اور ویجیٹیبل فیسلٹی ایگریکلچر کو خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ چین نے متعدد ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ جن سے فیسلٹی ویجیٹیبلز کو فروغ دیا جا سکے۔ فیسلٹیز میں سبزیوں کی کاشت کے فوائد کھلی زمینوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ فیسلٹی ایگریکلچر کی خصوصیات میں زبردست ماحولیاتی کنٹرول، موسمیاتی تبدیلی پر کم اثرات، زمین پر نسبتاً کم انحصار، زیادہ پیداوار، آسان کوالٹی کنٹرول اور سالانہ مسلسل پیداوار شامل ہیں۔ یہ فورم نہ صرف چین پاکستان زرعی تعاون کو مزید گہرا کرنے بلکہ سال 2023 میں یونیورسٹیوں کے درمیان تبادلوں کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ یہاں اکثر کیمپس سے فصل کے میدان تک کے متواتر تبادلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عابد علی ہے، میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف اینٹمالوجی ایٹ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ ہم نے بہت سے ریسرچ پروجیکٹس کیے ہیں انٹرنیشنل، لیکن ریسنٹلی چائنا کے ساتھ میرے بڑے اچھے پروجیکٹ جا رہے ہیں۔ ان میں ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان چائنا جوائنٹ لیب ہے، جس کا مین مقصد جو ہے وہ میز اور کاٹن کے علاوہ لوکسٹ کو گرین ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ فنڈنگ انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو، جو چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا حصہ ہے، اس کو منسٹری آف ایگریکلچر اینڈ رورل افیئرز آف چائنا نے 10 ملین یوان کی فنڈنگ دی ہے۔ اس کی مدد سے ڈپارٹمنٹ آف اینٹمالوجی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ایک جوائنٹ لیب بنائی جائے گی، جس کے لیے
हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने एक मखसूस लैब का चुनाव किया है जिसकी फंडिंग चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो फराहम करेगा, जिसके लिए उसकी कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगा लिया गया है। और इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स और भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, जिसमें यूनान यूनिवर्सिटी है, तारिम यूनिवर्सिटी है, शनयांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा खन्नान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ छिंगदाओ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी प्रोजेक्ट्स जारी है। खलील हाशमी एक पाकिस्तानी सफारतकार हाल ही में बीजिंग पहुंचे और चीन में पाकिस्तान के नए सफ़ीर के हैसियत से जिम्मेदारियां संभालें। सफ़ीर हाशमी एक सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार हैं जो कि दो तरफ़ा और कसीरुल-जहदी ताल्लुकात में 19 साल का तजर्बा रखते हैं। आज वो अपने नए मंसूबों के बारे में हमसे इजहार ख्याल करेंगे। थैंक यू सो मच सर गिविंग अस टाइम एंड हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने 2008 से 2010 तक बीजिंग में वक्त गुजारा, इसके मुकाबले में अब यहाँ क्या मुख्तलिफ पाया? बीजिंग में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? Well, first I'm very happy to be back again. सबसे पहले मैं चीन में दोबारा आकर बहुत खुश हूँ और ये मेरे लिए गोया दूसरे घर की तरह है। 4 तब्दीलियाँ हैं जो मैंने देखी हैं और सभी बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ हैं। सबसे पहले और सबसे अहम माहौलियाती तब्दीली है। बीजिंग में हवा की क्वालिटी में बहुत बेहतरी आई है और ऐसा सिर्फ बीजिंग में ही नहीं, समाजी तरक्की, इक्तिसादी तरक्की और तकनीकी तरक्की, इन तमाम शोबों में मैंने जो कुछ देखा है वो बेहतरी की तरफ एक बहुत बड़ी तब्दीली है। रिगार्डिंग द हाई क्वालिटी सीपैक की मियारी तरक्की में सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। आप मुस्तकबिल में चीन के साथ किन शोबों में मज़ीद ताउन को फ़रोग़ देना चाहेंगे? Phase 1 of CPEC was primarily about developing. CPEC का पहला मरहला बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की तरक्की से मुताल्लिक था। इक्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए अब हमारे पास ये 2 अहम चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा अब हम सनती ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और जिन शोबों का आपने जिक्र किया है जैसे ज़राई ताउन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़रिए मौश और ग्रीन डेवलपमेंट को फ़रोग़ देना चाहेंगे। एक तरतीब का होना ज़रूरी है और कुछ इलाकों को दूसरों से ज़्यादा तरजीहात मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इलाके अहम नहीं हैं, लेकिन इक्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए हमें तिजारत, सरमायाकारी और सनतकारी को तरजीह देना होगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को तेज़ी से बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि चीन के नायब वज़ीर आज़म खे लीफेंग ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने सीपैक के अगले मरहले में 5 राहदारियों के क़याम की बात की: तरक्की की राहदारी, इनोवेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, ज़रिए मौश और सबको साथ लेकर चलना। और ये सब वो तमाम शोबे हैं जो हमारी तरजीहात के मुताबिक हैं। तिजारत के लिहाज से देखा जाए तो इस साल के आगाज़ से दोनों ममालिक ने पाकिस्तान से चीन तक गाय के गोश्त और खुश मिर्च की बरामदात के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चीनी मंडी तक ताज़ा पाकिस्तानी चेरी की करंतना रसाई की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। चीन को पाकिस्तानी डेयरी मसनूआत और जानवरों की खालों की बरामदात का मुआहदा भी शामिल है। इन सब को मौसर तरीके से कैसे फ़रोग़ दिया जाए? First and foremost, we are thankful to our Chinese friends. सबसे पहले हम अपने चीनी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये साजगार हालात पैदा किए हैं। आज़ाद तिजारती मुआहदे के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर हमने उन प्रोटोकॉल्स पर कामयाबी के साथ बातचीत की है जिसमें तब्दीलियों को ज़वाबित या टैरिफ के ढांचे में लाया गया है। दूसरा हिस्सा ज़राअत और दीगर शोबों में मुमकिना पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स में आगाही पैदा करना है। मिसाल के तौर पर चीनी हुकूमत ने इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने में एक खुसूसी ऑफिसर तैनात किया है ताकि वो कवायद ज़वाबित, कस्टम के तरीक़ाकार और दीगर तरीक़ाकार के हवाले से मदद फराहम करे ताकि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स चीन को अपनी बरामदात को ज़्यादा आसानी के साथ बढ़ा सकें। ये मुआहदे उन पैदा होने वाले मुस्बत हालात के बारे में भी आगाही देते हैं जो अब $30 बिलियन से ज़्यादा की चीनी मार्केट के लिए मौजूद हैं।
ماحول اور حالات تیار کر لیے گئے ہیں اور شعور بیدار کیا جا رہا ہے، تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم چین کو اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے پر امید ہیں۔ Then how do you see آپ چین پاکستان تجارت میں RMB کے معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ اور مالیاتی صنعتوں میں تعاون کو کیسے فروغ دیا جائے؟ Well, the currency swap that we have with China is چین کے ساتھ کرنسی کا تبادلہ بہت مثبت عمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر تجارتی لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم مستقبل میں اس کی ترقی کو بڑھانے کے طریقے کی تلاش میں ہیں۔ اس کے علاوہ مالیاتی بینکاری تعلقات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کرنسی کو متعلقہ بینکوں جیسا کہ پاکستانی اور چینی بینکوں کی زیادہ سے زیادہ برانچوں میں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ بینک آف چائنا، ICBC، حبیب بینک اور نیشنل بینک ہیں۔ ہمارے بینک چین میں موجود ہیں اور چینی بینک پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم اپنے دونوں ممالک کے درمیان مالی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ پیمنٹس اور دیگر آن لائن ذرائع پر بھی کام کر رہے ہیں، جس سے کمپنیوں اور افراد کو محفوظ اور نتیجہ خیز طریقے سے آن لائن لین دین کی سہولت ملتی ہے۔ لہٰذا یہ اسے فروغ دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے ہیں۔ حالیہ عرصے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان نے قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں نمایاں کوششیں کی ہیں۔ پاکستان میں سبز اور پائیدار ترقی کو مزید کیسے فروغ دیا جائے؟ Yes, Pakistan, as we all know, جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عالمی گرین ہاؤس کے اخراج میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے۔ ہم عالمی اخراج میں 0.6 یا 0.7 سے بھی کم حصہ ڈالتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم دنیا کے پہلے 7 یا 8 ممالک میں شامل ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح کا معاملہ ہے۔ 2 ٹریک ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک کثیر الجہتی ٹریک ہے، جیسا کہ پیرس معاہدے پر دستخط، موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کی اوٹو پروٹوکول، اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان نے مصر میں COP27 کی آخری کانفرنس میں جو نقصان اور نقصان کا فنڈ تجویز کیا تھا وہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ لیکن ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار تھے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے طور پر اور چین جیسے دوست ممالک کے تعاون سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قابل تجدید اور صاف توانائی کو فروغ دینے کے کئی طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈرو پاور جنریشن اور ونڈ پاور جنریشن سے کوئی گرین ہاؤس اثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نیوکلیر پاور جنریشن ری ایکٹرز کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ ہم چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت جوہری توانائی کے ذریعے سالانہ 3600 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم چین کے ساتھ مل کر شمسی توانائی پیدا کرنے والی مصنوعات، سولر انرجی سیلز اور سولر پارکس کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں وغیرہ کو فروغ دینے کے لیے بھی منصوبے ہیں۔ چنانچہ تمام محاذوں پر حکومت اور مختلف محکمے بہت محنت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کر رہا ہے، آپ کی رائے میں پاکستان جدید چینی تجربات سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ well, there is a lot to learn. China چین سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں نے ماڈرنائزیشن کے چینی تصور کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ اپنی اصل میں انسانی ترقی کا تصور ہے اور یہ پائیدار ترقی کے بارے میں ہے۔ یہ صرف اعلیٰ ترقی نہیں بلکہ اعلیٰ معیار کی ترقی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا مظاہرہ چین نے انسان کو ترقی کے مرکز میں رکھ کر کیا ہے۔ ماڈرنائزیشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اور دیگر ترقی پذیر ممالک بہت زیادہ ترغیب حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ ذمہ دارانہ، انسانی، اخلاقی اور پائیدار طریقے سے ترقی کو فروغ دینا سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔